जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल अवस्थी आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स, मतलब 26 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज देखिए क्या महत्वपूर्ण है। आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा DRDO। हम DRDO के बारे में बात करेंगे, IMF के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में दो अलग अलग क्षेत्रों को लेकर अलग अलग समझौते हुए हैं, उन पर उनकी बैठक हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, उनके बारे में बात करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में आइए शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर से। देखिए, हमेशा याद रखिए, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को साहस के जब गतिमय चरण दिए जाते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला टॉपिक है DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, अभी इस समय लास्ट ईयर आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले MPPCS प्री का एग्जाम हुआ जिसमें इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो हो सकता है अब DRDO का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो याद रखेंगे DRDO, जिसे क्या बोलते हैं? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इसके अध्यक्ष है ना, वो बने हैं समीर वी कामत। क्या नाम है उनका? समीर वी कामत। समीर वी कामत इसके अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? समीर वी कामत। अच्छा, महत्वपूर्ण चीज क्या है? ये डिफेंस मिनिस्ट्री मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन? DRDO। रक्षा मंत्रालय की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट शाखा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब अनुसंधान और विकास शाखा है। रिसर्च एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन है, R&D विंग है, उसके अंतर्गत DRDO की स्थापना की गई। मतलब रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत R&D एक डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत DRDO की स्थापना की गई। कब की गई? 1958 में। कब की गई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। हमने DRDO के बारे में जाना। देखिए, अभी इसके नए समीर वी कामत इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। DRDO जो भारत में मिसाइल बनाता है, नए नए हथियार बनाता है, लॉन्च करता है। ठीक है, अभी इसने एक मिसाइल बनाई है, वेरी शॉर्ट रेंज की है, सरफेस टू एयर मिसाइल। वेरी शॉर्ट रेंज की एक मतलब बहुत छोटी दूरी की, जिसकी मारक क्षमता लगभग ऊंचाई में 15 किलोमीटर तक, और अगर दूरी की बात की जाए तो 35 से 40 किलोमीटर की मतलब जो रेंज है उस तक मार करेगी। उस मिसाइल का नाम है VR, मतलब वेरी शॉर्ट मतलब रेंज है, जो वेरी शॉर्ट रेंज की है, और सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मतलब ज़मीन से आकाश में मार करेगी। ठीक है, DRDO ऐसी मिसाइल बनाता रहता है, बहुत सारे काम करता रहता है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला है नीति आयोग। नीति आयोग आपको पता होगा, भारत के जो योजना आयोग था उसको खत्म करके नीति आयोग बना था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, फिर इसके नीचे CEO होते हैं, फिर वाइस चेयरमैन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन इसका याद रखना, इसका चेयरपर्सन कौन होता है? PM होते हैं। इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 2015 में। UPPCS प्री में नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखेंगे, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑफ है या फोर है आप देख लेना एक बारी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम नीति आयोग। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। चलिए आगे याद रखेंगे, इसने क्या किया? एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम इसने क्या किया? ऐसे ना एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मतलब आपको सुना होगा, कुछ ऐसे जिले में इसने माने कि इन जिलों को हम अपने अकॉर्डिंग बहुत बेहतर बनाएंगे स्मार्ट सिटी की तर्ज पर। तो उन जिलों में जो जिस जिले ने टॉप किया है ना, वो हरिद्वार है। वो बेस्ट जो जिला जिसको अवार्ड मिला है ना, वो हरिद्वार जिले को मिला है। मतलब जितने भी आकांक्षी जिले थे, 101, 102 जितने भी आकांक्षी जिले हैं लगभग, उन आकांक्षी जिलों में जिसने टॉप किया है उस जिले का नाम क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार आपको याद होगा, यहाँ से गंगा बहती है। हरिद्वार उन जगहों में से एक है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है।
चलिए याद रखेंगे हम। हरिद्वार के आगे चलते हैं। हरिद्वार दवाइयों के लिए भी चर्चित है। यहाँ पर ड्रग्स की बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जहाँ दवाइयाँ बनती हैं। चलिए आगे चलते हैं। राजनाथ सिंह जी के ना, राजनाथ सिंह जवान कौन है इस समय? अभी हमारे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इनके वैज्ञानिक सलाहकार, साइंटिफिक एडवाइजर इस समय कौन बन गए हैं? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। याद रखिएगा, जी सतीश रेड्डी इससे पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष थे। मतलब ये जो बंदा था ना, जी सतीश रेड्डी, इसके पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष थे। डीआरडीओ का पद उन्होंने छोड़ा और कहाँ आ गए? रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बन गए। अगला न्यूज है, भारत और बांग्लादेश के मध्य 38वीं, कौन से नंबर की? 38वीं ज्वाइंट रिवर कमीशन, मतलब संयुक्त नदी आयोग। ज्वाइंट रिवर कमीशन को क्या बोलते हैं? संयुक्त नदी आयोग। उसकी जो बैठक है ना, वो कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में या नई दिल्ली में, याद रखेंगे। कैपिटल में ही ज़्यादातर बैठक होती, मैंने बताया था। या तो ये ढाका में होती, जो कि किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश की, या फिर इंडिया में होती, दो देशों के बीच में। अब देखिए रिवर, ज्वाइंट रिवर कमीशन क्या है? देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसी कई नदियाँ हैं जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से टच करती हैं, घूमती हैं। जैसे तीस्ता नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है। और इसके पहले दामोदर नदी, तो हालांकि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, लेकिन ये आपका गंगा वाला है ना, ये गंगा नदी है जो, ये फरक्का बैराज होती है, थोड़ा थोड़ा सा करके बांग्लादेश में जाती है। तीस्ता नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, और आपकी बराक नदी हो गई। पता है बांग्लादेश ना आरोप लगाता है कि भारत ने इन नदियों पर बांध बना लिया। इन नदियों पे बांध बनाने से क्या हो गया? बांग्लादेश में कम पानी गया, कम पानी जा रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत हो रही है। इस प्रकार के आरोप लगा रहा है बांग्लादेश। तो इनका खंडन करने के लिए, इनको आपस में बैठ के बातों को सुलझाने के लिए ये बैठक की जाती है। कहाँ बैठक की गई? 38वीं न्यू दिल्ली में। याद रखेंगे, बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था, मतलब ये अलग देश बन गया था। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, और एक तरफ था पश्चिमी पाकिस्तान। याद रखेंगे। इसके जो राष्ट्रपिता हैं एक प्रकार से, वो कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। अब आप याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी है शेख हसीना, जो इस समय वहाँ की प्रधानमंत्री भी हैं। आप आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो याद रखने लायक ये है, बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश में सुंदरवन भी है, जो हमारा डेल्टा है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है, जो जमुना नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में और चीज़ें क्या याद रखने लायक हैं? वो याद रखने लायक ये है कि जो बांग्लादेश है ना, वो कब आज़ाद हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। चलिए इतनी चीज़ें आपने जान ली, इतना पर्याप्त है। और फिर हम आगे किसी दिन और इसके बारे में जानेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताना भूल रहा हूँ कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच करता है, मतलब बॉर्डर सबसे ज़्यादा शेयर करता है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे ध्यान रखते हैं हम। अगला चलते हैं। अगला न्यूज है अबू धाबी। अबू धाबी में मास्टर्स चेज खिताब, मास्टर चेज गेम चल रहे थे अबू धाबी में, मास्टर चेज गेम चल रहे थे। उस खिताब को जीत लिया किसने? अर्जुन एरिगेसी ने। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज नहीं, बस आप याद रख लीजिए, कहीं एग्जाम्पल तो विकल्प आ जाए तो आप टिक कर पाएंगे। अबू धाबी मास्टर चेज खिताब किसने जीता? अर्जुन एरिगेसी ने। अगला न्यूज है INC, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अभी आपको पता है इसके अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं। तो इसके जो एक वरिष्ठ नेता थे जिनका नाम था गुलाम नबी आज़ाद, नाम सुना होगा आपने, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं केंद्रीय। ये 2005 से लेकर 2007 तक 7वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के। बहुत दिग्गज और वरिष्ठ नेता हैं, मोदी जी इनका काफ़ी सम्मान करते हैं। तो इन्होंने अपनी पार्टी से ना रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं बेसिकली। जम्मू कश्मीर में 2005 से 7 तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में ये क्या थे आपका? कांग्रेस की सरकार में ये केंद्रीय मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, ठीक है। इन्होंने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है महिला समानता दिवस। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आज ही के दिन 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। बेसिकली इसकी शुरुआत कब से हुई? अमेरिका ने महिलाओं के समानता के लिए, इक्वलिटी के लिए, महिलाओं के इक्वल जो पावर है, इक्वल राइट्स हैं उनको देने के लिए बहुत प्रयास किया।
ठीक है, उन्होंने वोटिंग राइट्स दिए, उन्होंने मतलब इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया। इस तरीके से ना महिलाओं की इक्वलिटी देने के लिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लेकिन आज भी सोसाइटी में महिलाओं को इक्वल अधिकार नहीं मिला है। महिला हमेशा सेकंड जेंडर के तौर पर देखी जाती है, मतलब द्वितीय जेंडर, या कह सकते हैं ना मेल्स को ही प्रायोरिटी दी गई है, जबकि ये गलत है। हमेशा महिलाओं को वरीयता देना चाहिए। आज महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं अभिनी चतुर्वेदी हो गई, या बहुत सारी महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं, फाइटर जेट्स भी उड़ा रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं। जो मेल्स नहीं कर पा रहे हैं वो महिलाएँ कर पा रही हैं। तो महिलाओं को सम्मान देना है, महिलाओं को पूजना है। जिस देश में महिलाओं की पूजा होती है वो महिलाएं बहुत आगे जाती है। प्लीज़ सपोर्ट वुमेन्स एंड रिस्पेक्ट वुमेन, ठीक है। आगे चलेंगे। इसी दिन पता है क्या, इंटरनेशनल डॉग डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे ही बोलो, कुत्ता अच्छा लगता है। इंटरनेशनल डॉग डे या अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। किसको? 26 अगस्त को ही मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2004 से। कुत्तों के प्रति जिन व्यक्तियों का लगाव है, और देखिए होना भी चाहिए, जानवर हैं, कहते हैं बिना झोली का फकीर कहलाता है कुत्ता, बिना झोली का फकीर। इसके पास झोली नहीं है, फिर भी आपके दर दर आपके पास जाता है इस आशा में कि आप उसे कम से कम प्रेम से 2 रोटी खिला दीजिए। जो रोटी भी नहीं खिला सकते तो कम से कम मारिए नहीं, उसको मारिए नहीं। सब प्रेम के भूखे होते हैं जानवर, तो हमें ना प्रेम देना है इन्हें। हमारा इंसान के पास बुद्धि है, इंसान जानवरों के पास प्रेम से जाए, प्रेम से उनके साथ ट्रीट करे, तो ये कभी नहीं काटेंगे। तो ये कब से शुरुआत की गई? 26 अगस्त 2004 से शुरुआत की गई थी, और हर वर्ष प्रति 26 अगस्त को ये मनाया जा रहा है। 2 चीज़ें 26 अगस्त को हो गई, महिला समानता दिवस, और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल डॉग डे। अगला न्यूज है ना IMF के बारे में। IMF को बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक भाग है। यूनाइटेड नेशन ने इसे बनाया था। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1945 में। बेसिकली स्थापना तो हुई तो 1944 में, लेकिन इसने अपना काम करना शुरू किया था 1945 से, इसलिए 1945 से इसे काउंट करेंगे, ठीक है, 1945 से। इसकी जो हेडक्वार्टर है ना वो वाशिंगटन DC है। कहाँ है? वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC। ये अमेरिका की कैपिटल भी आपको पता होगा। तो अमेरिका की जो कैपिटल है वहाँ पर ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया वाशिंगटन DC में। किसका? IMF का। तो IMF के भारत की तरफ से कार्यकारी जो निर्देशक बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर के सुब्रमण्यम, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या डॉक्टर के सुब्रमण्यम, ठीक है, याद रखेंगे। ये भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे थे, मतलब मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो मतलब भारत में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं आर्थिक रूप से उनके बारे में बताता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इसके पहले कौन थे? अभी कौन है इस समय? शशिकांता दास के बारे में आपने सुना होगा, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। अभी रिसेंटली अगर कोई चेंज हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। शशिकांता दास ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। अभी रिसेंटली अगर कोई चेंज हुआ है, मुझे पता है चेंज हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो गवर्नर बना दिए गए शशिकांता दास, उनकी जगह एक और आ गए। तो मुझे बताइए कौन हो गया? अरविंद सुब्रमण्यम है, कौन है? मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ना उनको 3 साल के लिए बनाया गया। किसको? डॉक्टर के या डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इन्हीं का नाम है। इनको IMF का इंडिया की तरफ से कार्यकारी निर्देशक बनाया गया, ठीक है। आगे चलेंगे। आपने इतना जान लिया IMF के बारे में। 1945 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई? वाशिंगटन DC में। अब याद रखना है इसका जो क्या है, इसका जो मुख्य जो अधिकारी है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो गीता गोपीनाथ हैं, वो भारत की हैं। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे योजनाओं का परामर्श पर भारत ने हस्ताक्षर किए? भारत ने बांग्लादेश के साथ क्या किया? 2 रेलवे लाइन जो बनानी है उन पर परामर्श के लिए जो परामर्श भेजा था बांग्लादेश ने, उस पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए कि चलिए ठीक है, हम एग्री करते हैं 2 लाइनें रेलवे लाइन और बना लो, ठीक है। तो किसके साथ हुआ? बांग्लादेश के साथ। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। हमने आगे पढ़ते हैं। इंडिया वैक्सीन। देखिए भारत की एक वैक्सीन है जिसका नाम है रोटा वायरस
ओरल वैक्सीन, मतलब ओरल वैक्सीन मतलब मुंह के द्वारा जाएगी ये, मतलब मुंह में ना दवाई के माध्यम से पिला के ओरली मतलब इसको दिया जाएगा। तो इसका नाम क्या है, रोटावायरस ओरल वैक्सीन। इस वैक्सीन को नाइजीरिया ने क्या किया, अपने यहाँ के बच्चों को, जो छोटे बच्चे ने उनको देना शुरू किया है, क्योंकि वहाँ के बच्चों को डायरिया की शिकायत ना हो। तो डायरिया की शिकायत को रोकने, डायरिया मतलब उल्टी दस्त की शिकायत ना हो, उसको ख़त्म करने के लिए नाइजीरिया, आपको पता है अफ्रीकन देश है जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, अफ्रीका का वह देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब अफ्रीका महाद्वीप का वह देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसका नाम है नाइजीरिया। बहुत गरीब देश है। यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन भी था जिसका नाम था बोको हराम, नाम सुना हो, बहुत चर्चे, जो लड़कियों को उठा ले जाता था स्कूलों से, उनके साथ रेप करता था और उन्हें मर्डर करके छोड़ देता था। बहुत गंदे लोग हैं, चलिए वो छोड़िए। तो नाइजीरिया में ना छोटे मतलब बच्चों को डायरिया की वैक्सीनेशन के लिए भारतीय वैक्सीन है जिसका नाम है रोटावायरस ओरल वैक्सीन, इसको दे दिया है। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है जर्मनी के बारे में। जर्मनी जिसके कभी चांसलर हिटलर थे, अभी पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल थी, अब वर्तमान चांसलर कौन है उनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जर्मनी एक ऐसा देश जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एक प्रकार से। तो जर्मनी ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेनों का निर्माण किया, और ऐसी ट्रेनें एक नहीं 15 ट्रेनें एक साथ। अब ना जो 15 डीजल ट्रेनें चल रही थी ना उनके पास, या इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही थी, उनको रिप्लेस करके क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेनें मतलब लॉन्च कर दी। इतनी बड़ी खेप, इतना बड़ा मतलब स्तर पे काम करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं या जो डीजल ट्रेनें थी इसके पास, उनको हटा के उनकी जगह क्या करेगा, हाइड्रोजन ट्रेनें चलाएगा। कितनी, 15 ऐसी ट्रेनें। और ऐसा करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है जो एक साथ 15 ट्रेनों को रिप्लेस कर देगा। ये था आज का करंट अफेयर्स। आप बुंदेलखंड जीएस में जुड़े रहे, इसके लिए मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। थैंक यू।